ना करते भी 25-30 हज़ार भाई मैं लगा चुका हूँ इसकी टोटल सर्विस के अंदर। जिस वाला एग्जॉस्ट मैंने वापस लगवा दिया क्योंकि फिर बाद में प्रॉब्लम आती है यार। तो भाई वो ऑन कहीं ना कहीं एक बराबर है, वो तो बस सेफ्टी के लिए कि थोड़ा बहुत दिख जाए उसके देता हूँ ना। ये देखो रेस पकड़ ही नहीं रही भाई बिल्कुल भी, और हाथ में भी भाई रिस्ट में पेन हो जाता है इसको अगर तुम ऐसे चलाओगे तो। और चलती है भाई, रेडिएटर फैन ऑन हो जाता है, पर आज तक इसने मेरे को कभी रोड पे खड़ा नहीं करवाया कि गर्मी ज़्यादा और खड़ा कर दे भाई मेरे को। मैं नहीं, ये भाई अगर शौक है तभी लेना, वरना। भाई गुड मॉर्निंग और राम राम सभी को। भाई धूप बड़ी तेज़ लग रही है क्योंकि भाई अभी ओनरशिप रिव्यू बनाने आए हैं अपनी परम सुंदरी ड्यूक का। तो भाई ओनरशिप रिव्यू बनाने के लिए तो मुझे भी कोई साथ चाहिए होगा, तो अब ये कैमरा जाएगा ध्रुव भाई के पास। पकड़ भाई अपने ट्राइपॉड के साथ अपना कैमरा। तो भाई स्टार्ट करते हैं। पहले तो ये कि मेरे इसको लेने का प्लान कैसे बना। तो भाई 3 साल से जो है इस बाइक को मेरा भाई प्यार आ रखा था कि मेरे को लेनी है तो ड्यूक ही लेनी है। तो भाई ड्यूक लेने का प्लान तो मेरा हमेशा से ही था। तो मेरे को तो बर्थडे में भाई गिफ्ट मिली थी ये वाली बाइक। तो 3 साल से वैसे प्यार था, तो भाई जब बर्थडे में मिली तो खुशी भी अलग ही थी। तो मेरे को चाहिए 250 थी, पर भाई मिल 125 गई, जिसकी पावर ही बहुत ही बढ़िया है। तो प्लान तो भाई ऐसे ही बना था। मैं चाहता था इसके सेगमेंट में भाई मैं NS ले सकता था, वो थोड़ी ज़्यादा पावरफुल है इनिशियल में, बट भाई ड्यूक से थोड़ा था मेरा, तो हमेशा से ड्यूक ही ले ली मैंने। और भाई जहाँ तक बात करी जाए अब इसकी माइलेज परफॉर्मेंस वगैरह की, तो स्टार्ट कर दो भाई परफॉर्मेंस से। तो भाई फिर इसकी परफॉर्मेंस की अगर बात करूँ ना, तो भाई परफॉर्मेंस के अंदर अगर देखा जाए भाई 125 सीसी सेगमेंट के हिसाब से बहुत सही परफॉर्मेंस दे रही है ये। इसके भाई टोटल 6 गियर बॉक्स है इसका। 5वें गियर तक अभी तक भाई मैं जो लेके गया इसको 122 मतलब छटा लगा दिया था, बट भैया यार विंड ब्लास्ट या नेट बाइक है तो इतना ही आएगा कि उससे ऊपर गई नहीं। तो भाई 122 भी बहुत सही था इसके हिसाब से। और बाकी बात करें ब्रेकिंग की, तो भाई ब्रेकिंग भी इसकी जो है आगे इसका डिस्क ब्रेक आती है, पीछे भी डिस्क है, और भाई डुअल चैनल ABS आता है इसके अंदर। तो ब्रेकिंग के अंदर तो भाई मुझे अभी तक कोई प्रॉब्लम हुई नहीं है। अगर मैं हाई स्पीड पे हूँ ना, मतलब 100 अबव हूँ, तो अगर भाई मैं पीछे की ब्रेक पे हल्का सा पैर भी रख दूँ ना, तो उसके अंदर भाई फिर ब्रेक मतलब 80-70 के नियर बाय हो जाती है। तो भाई ब्रेकिंग से तो मुझे इसकी कोई इशू नहीं है, बट एक प्रॉब्लम है, अगर इसके ABS में इसको बंद कर दूँ ना भाई, इसकी ब्रेकिंग फिर ऐसे हो जाती है खतरनाक सी, हल्का सा ब्रेक मारो और भाई स्टॉप ही लग जाती है। तो ब्रेकिंग तो भाई KTM की एक नंबर ही रहेगी। और बाकी बट इसमें भाई जो मेरे को मेन दिक्कत आ रही है वो भाई इसके इनिशियल में, इसका अगर भाई मैं थ्रोटल देता हूँ ना एकदम, तो पूरी रेस एक ही बारी में नहीं पकड़ेगी ये भाई, धीरे धीरे रुक रुक के पकड़ती है रेस। तो उसमें मेरे को भाई प्रॉब्लम लगती है क्योंकि विलिप ऑफ नहीं होती इसके अंदर, मतलब होते ही बंद हो जाएगी, उससे ऊपर जाती नहीं है। और अगर भाई बात करूँ इसकी मॉडिफिकेशन वगैरह की, तो वो मैं एक बार दिखा देता हूँ। मॉडिफिकेशन के अंदर भाई मैंने जो एक काम करवा रखा है, इसमें फ्लैशर लगवा रखे हैं, इंडिकेटर भी भाई दूसरा लगवा रखे है क्योंकि ये वाले तेज़ भी है और मेरे से टूट भी गए थे, पर KTM वाले फिर मेरे को डल से लग रहे थे, तो मैंने यही वाले लगवा लिए थे। ठीक है भाई। और थोड़ा चैनल का नाम और स्टिकरिंग भाई जो मेन करवा रखी है, ये तो खुद ही करी थी, पर इसलिए ऐसी तैसी हो गई थोड़ी भाई। ये एक स्टिकरिंग करा रखी है थोड़ी बहुत, यहाँ पे है। इसके अलॉयस पे देखें तो वहाँ पे भी स्टिकरिंग करवा रखी है, और भी अगर देखें तो एक यहाँ पे स्टिकर करवा रखा है, और भाई एक अपना मेन यहाँ हिंदू, और भाई ये स्टिकर मेरे को अच्छा लग रहा था तो एक ये लगवा रखा है। उसके अलावा भाई बात करें तो जो लीन करने में सबसे बड़ी दिक्कत आती है वो आती है भाई इसका टैंक, स्लिपरी बहुत है, तो उसके लिए भाई मैंने टैंक पैड लगवा रखा है, ताकि अगर मैं लीन वगैरह करूँ तो भाई साहब मतलब मेरे को कोई प्रॉब्लम ना है इसके अंदर लीन करने में, पूरी ग्रिप बनी रहती है और मज़ा आता है भाई लीन करने में इसमें। प्लस भाई इसमें बात करा जाए तो मोनोशॉक एब्जॉर्बर आता है पीछे की साइड पे, फ्रंट की साइड पे USD फोक्स आते हैं इसके अंदर, तो भाई मतलब बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है अगर कोई थोड़ी बहुत ऑफ रोड वगैरह कर रहे हो। हालांकि इसकी ग्राउंड क्लियरेंस इतनी ज़्यादा नहीं है ऑफ रोडिंग के हिसाब से, बट अगर थोड़ी बहुत करनी जाओ तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं आती, इतनी भी कोई कम ग्राउंड क्लियरेंस नहीं है इसकी। और बीच में भाई एग्जॉस्ट हटवा दिया था, बट वही वाला एग्जॉस्ट मैंने वापस लगवा दिया क्योंकि फिर बाद में प्रॉब्लम आती है यार, वो वाले एग्जॉस्ट में माइलेज वगैरह बिल्कुल ही ख़त्म हो गई थी। ठीक है भाई। और बाकी इसके अंदर अगर बात करी जाए इसके मीटर कंसोल की, तो भाई इसका बेसिक से डिजिटल मीटर आता है, एक बार दिखा देता हूँ। बेसिक डिजिटल मीटर है भाई, ज़्यादा कोई इसके अंदर मोड्स वगैरह नहीं है, मोड के नाम पे बस ये ट्रिप चेंज होती है इसके अंदर। और भाई सेट वाले बटन से इसका जो माइलेज वगैरह वो दिखाता है कि कितनी आ रही है, फ़िलहाल तो अभी कुछ भी नहीं दिखाएगा, और कितनी देर से चल रही है वही सब दिखाता रहता है भाई। और ये बाकी हीट टेम्परेचर दिखाता है यहाँ पे, और यहाँ पे फ्यूल का दिखाता है, और अगर कोई प्रॉब्लम वगैरह होती है तो यहाँ पे दिखा देता है, जो कि अभी साइड स्टैंड डाउन है इस वजह से ये दिखा रहा है। तो यही 1-2 चीज़ें हैं, बट भाई सबसे बड़ी चीज़ जो है ना इसके अंदर वो है भाई पीछे का टायर सेगमेंट। टायर भाई मानोगे इतना बड़ा टायर है, तो भी 140 सेगमेंट का लगवा रखा है, वरना 150 का आता है भाई कंपनी फिटेड इसके अंदर, बहुत बड़ा टायर आता है भाई, वो ना करते भी इतना बड़ा टायर होता है वो। तो भाई टायर से तो जो लीन ग्रिप बनती है वो नेक्स्ट लेवल है।
और उसके अलावा जो इसमें सबसे बढ़िया चीज़ आती है वो आती है भाई इसका लिक्विड कूल्ड इंजन। अगर इसके इंजन की बात करें तो भाई 125 सीसी का जो इसका इंजन है वो भी लिक्विड कूल्ड है। तो भाई सिर्फ KTM ड्यूक ही ऐसी है जो इतने कम सीसी के अंदर एक लिक्विड कूल्ड इंजन देती है। आगे के साइड इसका रेडिएटर गार्ड आ जाएगा, नीचे इसकी अंडरबेली आ जाएगी, और बेसिक ओवरव्यू भाई इस बाइक का ही है। तो पहले तो तुम सिनेमैटिक एंजॉय करो इस बाइक के, फिर आगे की बात होगी। तो भाई सिनेमैटिक इसके देख लिए होंगे, बढ़िया लगे होंगे जहाँ तक की उम्मीद है। तो भाई आगे की बात करें तो इसकी भाई मैं पहले तो बात करता हूँ अब माइलेज की, जो सबसे बड़ा भाई कंसर्न होता है सबका। तो भाई जहाँ तक मैं इसको चलाता हूँ भाई, मैं एक गियर पे पूरा टॉप एंड लेके जाता हूँ इसका। तो इसकी जो पावर आती है पहले गियर पे 45, दूसरे गियर पे 60 के नियर बाय, और तीसरे गियर पे इसका आता है टॉप एंड 80 के नियर बाय। तो चौथे गियर से 100 के ऊपर चला जाता है, और पाँचवें गियर तक अभी जैसे बताया 122 गया है और उसके ऊपर गया नहीं। और भाई बाकी बात करें ना इसकी, तो माइलेज उस हिसाब से जैसे मैं चलाता हूँ तो दे देती है भाई 20 की 15 की फिलहाल जो दे रही है। अगर इंसानों की तरह चलाऊँ तो शायद 25-30 की दे दे, उससे ऊपर आज तक इसने मेरे को माइलेज नहीं दिया। अब हो सकता है इसमें कोई दिक्कत हो या शायद सारी ड्यूब में, क्योंकि भाई मैं सर्विस इसकी करवा चुका हूँ, और ऊपर इसके लाने करते भी 25-30 हज़ार भाई मैं लगा चुका हूँ इसकी टोटल सर्विस के अंदर, जिसमें इंजन ऑयल फिल्टर टायर वायर भाई सब चेंज करवा दिए। वायरिंग तक इसकी पूरी मैंने सही करवाई है, बट स्टिल इतनी माइलेज दे दी है तो भाई मैं क्या ही कह सकता हूँ। ठीक है, और भाई बाकी अगर बात करें इसकी लाइटिंग की, तो भाई एक बार यहाँ दिखा दो ज़रा। लाइटिंग में भाई इसका आगे हेलोजन लाइट है, तो भाई कोई ज़्यादा फ़र्क इसमें पड़ता नहीं है भाई साहब। इतनी बेकार लाइट की क्वालिटी है ना भाई इसकी, बस क्या बताऊँ। अब रात को अगर हाई बीम पे भी मैं इसको चला रहा हूँ ना भाई, मुझे पता नहीं लगेगा सामने गड्ढा कब आ जाएगा, इतनी ख़राब लाइटिंग है। तो भाई उस लाइटिंग की प्रॉब्लम की वजह से ना अभी मेरे को इसके अंदर जहाँ तक करवाना है, तो यहाँ पे भाई अब मैं 2 लगवाऊँगा LED फॉग लैम्प्स छोटे वाले जो होते हैं, ताकि भाई मेरे को थोड़ा फ़ायदा भी मिले इसको चलाने में। क्योंकि भाई जैसे ही अंधेरा होता है उसके बाद अगर मैं इसकी लाइट ऑन कर दूँ तो भाई वो ऑन कहीं ना कहीं एक बराबर है, वो तो बस सेफ्टी के लिए कि थोड़ा बहुत दिख जाए उसके लिए ऑन करता हूँ, वरना भाई इसकी कोई भी फ़ायदा नहीं है इसकी लाइट वाइट का, जहाँ तक मुझे लगता है। ठीक है भाई, और अगर इसके सर्विस की बात करूँ तो यार सर्विस कॉस्ट इसकी अगर कंपनी से करवाओगे ना तो भाई अगर पहली फ्री सर्विस भी लेते हो ना तो वो भी भाई 2000-2200 ऐसे ही आएगी। तो भाई पालना तो इसको काफ़ी ज़्यादा मुश्किल पड़ ही जाता है कि अगर इसको ले लोगे तो नॉर्मल बाइक के कंपैरिजन में भाई इसकी सर्विस ना बहुत ही कॉस्टली पड़ जाती है। क्योंकि N160 भी भाई मैंने अभी देखी है, उसका भी रिव्यू आएगा, उसके अंदर भाई बंदे ने बताया कि उसकी सर्विस कॉस्ट है भाई सिर्फ 1100 पहली सर्विस की, और इसकी पहली फ्री सर्विस है भाई 2200 की। और अगर आफ्टर मार्केट करवाते हो मतलब या फिर तुम्हारा सर्विस जो स्टार्टिंग की थी वो ख़त्म हो जाती है, उसके बाद कराते हो तो भाई नाना करते भी 3-4 हज़ार का ही लेगा तुम्हारे, अगर तुम इसकी सर्विस करवाते हो तो। क्योंकि भाई इसका सामान ही अगर पार्ट्स की बात करते हो ना भाई, पार्ट्स इसके इतने कॉस्टली है ना। 1600 को इसका इंजन ऑयल है, 600 रुपये तक का इसका एयर फिल्टर आता है, और ऑयल फिल्टर वगैरह अगर बेसिक सर्विस भी कराओ ना भाई 2500 तुम्हारी कहीं नहीं गए। तो अगर किसी को भाई लेनी है ना तो ये चीज़ दिमाग में रख के बैठना कि ये भाई खून पीने वाली है, तेल नहीं पीने वाली। और अगर आगे बात करें तो भाई कितनी RPM से कितना जाती है तो एक बार वो दिखा देता हूँ मैं। तो भाई जो इसका टोटल RPM है ना भाई, वैसे 13,000 दे रखा है, बट 13 तक इसके जाती नहीं है, ये जाती है सिर्फ 10,500 RPM तक। और भाई जैसे मैंने बताया 10.5 के अंदर ये पहले गियर पर जाती है 45 की। तो एक बार भाई दिखा देता हूँ। जैसे अगर मैं एकदम ऐसे पूरी रेस देता हूँ ना, ये देखो रेस पकड़ ही नहीं रही भाई बिल्कुल भी। तो इसको धीरे धीरे इसका इनिशियल बढ़ाना पड़ता है, और 5000 RPM के बाद बढ़िया रेस पकड़ती है भाई। और इसका अगर भाई एग्जॉस्ट मोड की बात करी जाए ना तो भाई एग्जॉस्ट मोड भी एक बार तुम सुन लो इसका, जो कंपनी फिटेड है। तो भाई एग्जॉस्ट की आवाज़ तो ऐसी आ जाती है। और अगर बात करूँ भाई इसकी कंफर्ट की, पहले बता रहा हूँ भाई अगर लॉन्ग राइड के लिए रखनी है ना तो भाई सीट ना इतनी टफ है ना भाई इसकी, तुम बैठोगे ना भाई साहब तुमसे आधे 1 घंटे से ज़्यादा भाई बाइक नहीं चलाई जाएगी। तो अगर टूरिंग वगैरह के लिए तो मत लेना। मैंने खुद भाई इसके ऊपर कुछ नहीं करवा रखी है कि बैठने में कम से कम चलाई जाए बाइक। और इसका पोस्चर भी भाई अगर सामने से दिखाओ तो
भाई अगर देखें ना तो आगे से थोड़ी बल्कि है, तो भाई अगर इसको ऐसे बैठ के चलाओगे ना तो कंधे और बैक भाई दोनों दर्द होने वाली है, गंदे तरीके से बैंड बच जाएगी अगर ऑफ रोड करोगे और लंबी ट्रिप मारोगे तो। और हाथ में भी भाई रिस्ट में पेन हो जाता है इसको अगर तुम ऐसे चलाओगे तो। ये भाई अगर शौक है तभी लेना, वरना भाई अगर तुम्हें जाना ही है तो इसी के सेगमेंट में थोड़ा बहुत और डाल के अगर लो तो अपनी थोड़ा बहुत ऊपर मतलब डालने की भाई ज़रूरत नहीं है। अगर कम प्राइस में भी देखोगे ना तब भी N160 आ जाएगी तुम्हारी, बराबर के प्राइस में देखोगे MT-15 आ जाएगी। तो अगर भाई कोई कंफर्ट और पावर वगैरह का देख रहा है तो इसको ना ले, पर अगर भाई किसी का शौक है तो उसको चलाने का और इसी से प्यार है तो भाई ले ले, कोई दिक्कत नहीं है। कोई मतलब ऐसी दिक्कत नहीं देती कि चलते फिरते कोई दिक्कत दे दी, धुआं दे दिया बाइक ने, वो आज तक इसने कभी नहीं करा। गर्म होने के बाद भी भाई पूरा साथ देती है ये बाइक और चलती है भाई। रेडिएटर फैन ऑन हो जाता है, पर आज तक इसने मेरे को कभी रोड पे खड़ा नहीं करवाया कि गर्मी ज़्यादा और खड़ा कर दे भाई मेरे को, मैं नहीं चलने वाली। तो उसमें तो भाई मेरे को इसमें आज तक दिक्कत नहीं दी, सारी चीज़ें इसकी ओके रही हैं। और मोटो ब्लॉग तो यार मेरे चैनल पे मिल ही जाएगा इस बाइक का जो हुआ है। और अगर भाई इसके और कोई चीज़ की बात करें तो आज सच कुछ है नहीं। पीछे टेल लाइट आती थी वो मुझसे टूट गई थी, तो अभी तो सिर्फ नंबर प्लेट है, टेल लाइट है नहीं, वरना इसके पीछे भी एक टेल लाइट आती थी। और वैसे बेसिक ही है भाई पूरी बाइक, इसमें और कुछ ज़्यादा दिखाने के लिए है नहीं। और अभी तो फ़िलहाल भाई टैंक फुल ही करा रखे, तो होप सो चल जाए 10 दिन चल जाए भाई बड़ी बात है इसका। तो बाकी तो भाई इस बाइक के अंदर और कुछ दिखाने का है नहीं। तो अभी ओनरशिप रिव्यू भाई यही ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो भाई लाइक कर देना, चैनल को कर दो सब्सक्राइब और साइकिल भाई को कर दो सपोर्ट। और भाई अगर और किसी वीडियो के ऊपर तुम्हें चाहिए और कोई बाइक के ऊपर वीडियो चाहिए तो भी भाई कमेंट करके बता दो। मिलते हैं भाई अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सायोनारा और जय श्री राम।